जिंदगी में कई बार जो फैसले सबसे तकलीफ दे लगते हैं, कई बार हमारी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो वही छुपी होती हैं। आज इसी को हम एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए एंड रशिया। कहने के लिए स्ट्रेटेजिक है, लेकिन यूएसए इस समय कह रहा है इंडिया यूएस रशिया चूज, यानी कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बहुत हुआ कि हम बार बार आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अरे रशिया को नहीं, हमें चुनिए, हमारे साथ आपका फ्यूचर बंधा हुआ है और रशिया के साथ आपका पास्ट था। कब तक पास्ट की ग्लोरी में अटके रहेंगे? फ्यूचर को देखिए ना। अब इस वीडियो में हम इसी को एग्जामिन करेंगे फ्रॉम 3 ब्रॉड डायमेंशंस। पहले जरा कंटेक्स्ट सेट करते हैं, क्यों इस बात पर हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है, राइट? उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, हम फैक्ट्स को लेकर आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर आएंगे। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है, टेक्नोलॉजी डिफेंस वाली डायमेंशंस क्या है, तब जाकर फिर हम कंक्लूड करेंगे। जरा समझिएगा, इंडिया यूएसए के रिलेशंस में अब आप कहेंगे सर नहीं, ट्रंप को कैसे चूज कर लें? ट्रंप को चूज करने की बात नहीं है, यूएसए को चूज करने की बात है। लेकिन यूएसए तो इंडिया के खिलाफ टैरिफ लगा रहा है, तो क्या इंडिया यूएस रिलेशंस को हम डिफाइन ऐसे करें कि इंडिया यूएस रिलेशंस के फंडामेंटल्स में राइवलरी है? क्योंकि जब मैं दो देशों के रिलेशंस को समझाता हूं तो हम कह सकते हैं एक तो फंडामेंटल वाली कन्फ्लिक्ट होती है। फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि भाई चाहे ये प्रेसिडेंट रहे या कोई और प्रेसिडेंट रहे, एक्चुअली राइवलरी रहेगी ही रहेगी। एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहां पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आपको समझाऊं तो उसके फंडामेंटल्स में राइवलरी है। कोई भी प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बनी हुई है, वो कॉन्फ्लिक्ट के जो बेसिस हैं वो बने हुए हैं। लेकिन क्या यूएसए के साथ हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि यूएसए में एक्टर लेवल एक्चुअली राइवलरी फिलहाल चल रही है। एक्टर लेवल राइवलरी का मतलब है कि अगर ये जो लीडर हैं, मतलब ट्रंप, इनकी वजह से ऐसा, क्योंकि इनका अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ यूएसए। इनके खुद के पार्टी के लीडर्स इनके खिलाफ हैं। कितने सीनेटर्स हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एनालिसिस में एग्जांपल दिया था कि देखो वो खुद अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो यानी एक बात पक्की हो गई कि यार फंडामेंटल तो राइवलरी नहीं है इंडिया यूएस रिलेशंस में, एक्टर लेवल अभी राइवलरी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, और जिसका फाइनल इंपैक्ट भाई जियोपॉलिटिकल एंड अदर डायमेंशंस पे भी देखने को मिल रहा है। रशिया के साथ वो हमसे कह रहा है चूज करो। क्या सही में ऐसा हो सकता है क्या? जरा देखते हैं। कोल्ड वॉर का जो टाइम था उससे हम आगे निकल गए हैं, मतलब तुम पोस्ट कोल्ड वॉर की बात आ गए हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया नैम की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता था, नॉन अलाइंड, कि देखो एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, बीच में हम हैं, हम किसी के क्रॉस फायर में नहीं आएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी ऐसी थी कि दो बड़े पोल्स हैं, आप दोनों से कुछ एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, अपने इंटरेस्ट पर फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। आज शायद सिचुएशन कह रही है कि इंडिया यू शुड हैव क्लियर अल्टरनेटिव। आप कहेंगे लेकिन कैसे चले जाएं क्लियर अल्टरनेटिव पे? अलाइन जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो मुझे लगता है कि कई बार आपके दिमाग में आता हो तो अरे अलाइन का मतलब होता है कि दूसरे से कट ऑफ कर लो, बस एक के साथ खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं है। कारण, अगर मैं यूरोपियन नेशंस की बात करूं, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है, वो यूएसए के साथ अलाइंड है कि नहीं? अलाइंड है। लेकिन क्या उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रखे? अरे रखे हैं। अभी तक यूरोप का ट्रेड रशिया से होता है। क्या यूएसए, जो खुद कहता है मैं एक सेपरेट पिलर हूं, रशिया हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन क्या खुद यूएसए की कंपनीज ने इसी दौरान रशिया में ट्रेड नहीं करा? करा है। यूएसए की कंपनीज ने किया है। अरे यूएसए की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आप सर्च कीजिएगा, हैलिबर्टन, उसका यूएस के ऑयल फील्ड्स में इंटरेस्ट है। वो तो अभी जब सैंक्शंस लग गए तो उन्होंने अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज को रिकॉर्ड में दिखाने के लिए $1 में ट्रांसफर कर दिए उन एसेट्स के राइट्स। लेकिन जैसी सिचुएशन नॉर्मलाइज होंगी, गारंटी है कि आप दोबारा देखेंगे कि हैलिबर्टन जैसी कंपनीज ने दोबारा से रशिया के ऑयल इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं। और ये जो राइवलरी दिखती है आपको बाहर से, नहीं इंडिया यूएस, नहीं यूएस से रशिया दुश्मन है, ये एक्चुअली नैरेटिव्स हैं जिसके बेसिस पे बड़े प्लेयर्स अपने कुछ हित साधते हैं, अपने इंटरेस्ट को साधते हैं। तो अलाइंड का मतलब ये नहीं होता कि आप एक के साथ हैं और दूसरा आपके लिए दुश्मन है। इकोनॉमिकली, डिफेंस, हर तरीके से आप उससे कट ऑफ कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं कर रहा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ऐसा नहीं हो रहा। तभी मैं कह रहा हूं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का अलाइंड का मतलब है वो अलग है, मीनिंग ही अलग है। यहां अलाइंड का मतलब है कि वेस्ट
मतलब यूएसए, वेस्टर्न यूरोप साथ खड़े हैं कुछ पर्सपेक्टिव्स में, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल कॉमन्स के जो इश्यूज हैं, जो दुनिया के लिए समस्याएं हैं, उन समस्या पर एक जैसा व्यू रख लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी पार्टी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। यूएस और यूएसआर उस समय दो पिलर्स थे, लेकिन यूएसआर टूट गया, रशिया आ गया, रशिया का डिक्लाइन हुआ, चाहे मैं इकोनॉमिकली कहूं चाहे जियोपॉलिटिकल हेफ्ट में कहूं। अब इसकी जगह चाइना का राइज हुआ है। तो अगर दुनिया में अब दो बड़े पोल बन रहे हैं, एक यूएसए और दूसरा तरफ चाइना, तो क्या इंडिया का इसमें भी नैम वाला स्ट्रेटेजी सही रहेगा? कारण क्योंकि उस समय यूएसएसआर से हमें कोई बॉर्डर पर थ्रेट नहीं था, यूएसए से कोई बॉर्डर पर थ्रेट नहीं था। तो हम वो कह सकते थे कि हम कबीर के दोहे से चलते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, खड़ा कबीरा बाजार में मांगे सबकी खैर। लेकिन भाई साहब, इस समय जो चाइना ना आपके बॉर्डर पर खड़ा है, और चाइना अपने आप को मिडिल किंगडम मानता है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है, एक्सपेंड करता है। ऑलरेडी अक्साई चीन वाला एरिया हमारा कब्जा कर बैठा है, अरुणाचल वाले एरिया पर अपना क्लेम बताता है। और केवल हमारे साथ थोड़ा है, साउथ चाइना सी में देश ऐसे ही परेशान है, ईस्ट चाइना सी में ताइवान, जापान परेशान है। तो अगर ये तेजी से बढ़ता जा रहा है और आपको चुनना है किसी एक में, और आज भी आप नॉन अलाइंड वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपको बचा सकता था, आपको मजबूत बना सकता था यूएस से, आपने उसको ही खो दिया, उसको ही बैकफुट पर कर दिया? कहीं ये तो नहीं है? मतलब एक मेजर सवाल है, क्योंकि इससे आप थ्रेटन कर देंगे अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को और फ्यूचर इंटरेस्ट को। सॉल्यूशन जो है चाइना का, क्या और कोई आपके दिमाग में आता है? क्योंकि चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना टाइम बीइंग कॉर्डियल रिलेशन रखेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक्सपेंशनिस्ट हुआ तो क्या करेंगे? जैसे पिछले एनालिसिस में मैंने बताया था कि फिलहाल वेंग ही आए, उसके बाद बॉर्डर पर डिस्कशंस हुआ, कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन वहां पर भी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना इस यूएस और इंडिया के बीच के टैरिफ राइवलरी का फायदा उठाकर, जो इंडिया ने अभी चाइना से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, कितनी सारी एप्स को बैन किया, तो कहीं इससे चाइना और ज्यादा पेनिट्रेशन इंडिया की इकोनॉमी में करके फायदा ले ले और बॉर्डर पर कोई सोल्यूशन करे ही ना, फिर क्या होगा जी? तब के बारे में भी तो हमें सोचकर चलना पड़ेगा ना। तो क्या इंडिया अगर पाइवट टू यूएसए स्ट्रेटजी रखता है, तो क्या उससे हम बैलेंस कर पाएंगे, या कोई और तरीका भी? आप कहेंगे नहीं सर, चाइना को बैलेंस करना है सर, तो सर हम रशिया को ले आए। रशिया को लाओगे चाइना को बैलेंस करने के लिए? कोई और मजाक नहीं मिला आपको? कारण क्योंकि लॉजिकल इवोल्यूशन देखिए, रशिया पास्ट था, मतलब प्रेजेंट में रिलेशन है, ठीक है, हम अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशिया के वेपन्स के, बट रशिया जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हमारे साथ था पास्ट में, शायद अब ना हो सके। 1971 में ठीक है काम आया लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर में, लेकिन आज चाइना के साथ वॉर हो जाए, रशिया हमारे साथ खड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यूएसए इस वजह से हमारी जरूरत है, क्योंकि चाइना के खिलाफ केवल एक ही देश खड़ा रह सकता है, वो है यूएसए। अब देखिए इकोनॉमिक नंबर्स देखिए, 2024-25 का डेटा बताऊं, इंडिया यूएस रिलेशंस का, ट्रेड रिलेशंस का $212 बिलियन का ट्रेड है। रशिया के साथ $68.7 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन इसमें एक और चीज खास है, जब मैं रशिया के यूएसए के साथ ट्रेड बता रहा हूं, तो उसमें ट्रेड इंडिया के फेवर में है। इसी वजह से तो ट्रंप परेशान है कि इतना ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, जिससे हमारे पास एडवांटेज है। लेकिन अगर रशिया के साथ बताऊं, तो रशिया में ट्रेड इम्बैलेंस है हमारे लिए, मतलब हम ज्यादा रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा पैसा जा रहा है, और उसमें भी 93% ऑयल ही है। तो यानी कि अगर मैं इंडिया और रशिया के ट्रेड रिलेशंस को एनालाइज करूं, तो मैं कहूंगा उसमें इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है कि नहीं भाई? रशिया के फेवर में है। प्लस क्या हम रशिया की मार्केट में कुछ इतना ज्यादा बेच पा रहे हैं, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, जैसे कि हम यूएसए में बेच पा रहे हैं? आंसर इज नो। वल्नरेबल है। वल्नरेबल इस वजह से, चलो भाई अभी तो सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर, इस वजह से रशिया आपको सस्ता ऑयल दे रहा है, लेकिन जैसे ही सैंक्शंस हटेंगे, नॉर्मलाइज होंगे, क्या इतना सस्ता ऑयल मिल पाएगा? आंसर इज नो। तो फिर जो टोटल ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में, क्या फिर उतना ही रह जाएगा या कम हो जाएगा? आप खुद ही लॉजिकली सोचिए, इसमें कोई नैरेटिव वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल फैक्चुअल बात है। जाहिर सी बात है, अगर रशिया की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं हो रही है, वहां पर इंडिया के कुछ गुड्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, सर्विसेज नहीं बिक पा रही, कितनी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं, रशिया में वैसा इकोनॉमी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां पर ट्रेड श्रिंक होगा। और इस रशिया के लिए हमने मान लीजिए यूएसए से नाता खराब कर लिया, तो ये वाला जो ट्रेड है
ये खराब हो जाएगा, और अगर ये खराब हो जाएगा तो इतने सारे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जिनका फैक्ट्रीज चल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज हैं, उन सब का बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही बताइए। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रेड है विद रशिया, वहां पर तो भाई हमें सोचना पड़ेगा। और बताता हूं डेप्थ में, यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। आपको पता है प्रेजेंट और फ्यूचर सेमीकंडक्टर का है, जहां यूएसए दुनिया में बेस्ट है आरएनडी के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर आरएनडी में। और फाउंड्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ताइवान है, चाइना है। तो अगर हमें आरएनडी में जाना है तो यूएस की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे कि माइक्रोन ने कहा कि $2.7 बिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट। एएमडी बहुत ही फेमस टेक कंपनी है सेमीकंडक्टर फील्ड की, $400 मिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ऐसा ना हो रिश्ते खराब होने से जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास सेमीकंडक्टर सेक्टर में है, कहीं वो भी गड़बड़ हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंडिया का कोऑपरेशन, हाईटेक कोऑपरेशन जरूरी है। जबकि हम रशिया की बात करें तो उसमें ऑयल, फर्टिलाइजर और डिफेंस। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो कहा जा सकता है कि रशिया एक लैंड ऑनर की तरह है, बड़ा लैंडलॉर्ड है। उस लैंड से जो रॉ मटेरियल निकलता है वो आपको एक्सपोर्ट कर देता है, आपसे पैसा ले लेता है। इस तरह का रिलेशनशिप है ट्रेड में। जबकि यूएसए के साथ रिलेशनशिप है जैसे यूएसए आपका एक बिजनेस पार्टनर है, यानी कि आप यूएसए में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और यूएसए आपके यहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। यूएसए केवल आपको कुछ रॉ मटेरियल नहीं बेच रहा, यूएसए आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज बेच रहा है जिन टेक्नोलॉजी के बलबूते आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। आपकी कंपनीज भी यूएसए के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं। भाई सर्विस सेक्टर में अगर हम सस्ते सॉफ्टवेयर उनको दे रहे हैं तो उनकी कंपनीज, उनकी इकोनॉमी को भी असिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है कि नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे लगभग 40 स्टेट्स ऐसी हैं आपके यूएसए की जहां पर 4,25,000 नौकरियां भारतीय कंपनियों ने क्रिएट करी है। तो भाई यूएसए के लिए बेनिफिशियल है ना इंडिया, राइट? तो यूएसए के साथ इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग होते हैं तो इंडिया में जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडिया की फ्यूचर की कैपेसिटी बढ़ती है। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्यूचर कैपेसिटी। रिश्ते केवल इमोशनल इक्वेशन से नहीं, रिश्ते प्रैग्मेटिक सेंस से चलाने चाहिए। अगर कहीं पर रिश्ते खराब भी हो रहे हैं तो इमोशनली रेस्पॉन्ड करके अगर आपने कुछ कठिन फैसले ले लिए तो दिक्कत है। कठिन फैसले वो लिए जाने चाहिए जो दूसरा एक्सपेक्ट भी ना कर रहा हो कि इस टफ सिचुएशन में आप ये करोगे, लेकिन आपने वो इसलिए करा क्योंकि वो प्रैग्मेटिक था, वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से ये हार्श ट्रूथ है हमारे सामने कि अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो रशिया फिलहाल यूएस के सामने मैच नहीं कर रहा है जब हम इंडिया के म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। तो अब आते हैं डी डॉलराइजेशन में। आप सबको पता है ये वर्ड काफी पॉपुलर है कि भाई डॉलर पर डिपेंडेंस को खत्म करो, वर्ड है डी डॉलराइजेशन, राइट? इस पर आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डी डॉलराइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया, ये आरबीआई कह रहा है। और लास्ट अगर आपने ब्रिक्स प्लस समिट का एनालिसिस देखा हो जो मैंने बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि इंडिया ने ब्रिक्स करेंसी और डी डॉलराइजेशन पर अपनी सहमति नहीं दी है। सुना आपने? मतलब इंडिया डी रिस्क तो करना चाहता है, यानी कि हम डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, लेकिन डी डॉलराइजेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भाई सच्चाई यह है जैसे कि अगर दुनिया का मेजर ट्रेड कहें तो आज भी एक बड़ा पार्ट डॉलर में ही होता है। आप इंडिया की ट्रेड की बात कर लो, $87 बिलियन के आसपास का ट्रेड वर्थ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना तो हमें डॉलर आ रहा है। अगर इसी डॉलर को आप रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो आप आइसोलेट हो जाएंगे। तो हम पर तो कोई सैंक्शन नहीं है, जिन पर सैंक्शन है डॉलर के यूज के, ईरान हुआ, रशिया हुआ, अब वो हमें कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए ना, छोड़ो डॉलर को, खराब चीज है डॉलर। भाई उनकी तो मजबूरी है, उन पर तो सैंक्शन लग रहे हैं, लेकिन हम पर सैंक्शन थोड़ा ना लग रहे हैं, तो हम सैंक्शन जैसा बिहेव क्यों करें? हाँ, जो उनके साथ हुआ कल हमारे साथ ना हो जाए, हमें समझदारी दिखानी है। क्योंकि आज उनके साथ गलत हुआ और हमने कुछ नहीं करा तो कल हम भी हो सकते हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। तो इस दृश्य से, मतलब इस एंगल से हमें सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक है, तो हम डी रिस्क करेंगे। इस वजह से हम किस पर फोकस करते हैं? करेंसी स्वैप पर फोकस करते हैं। हम रूबल ट्रेड पर फोकस करते हैं। सुना है ना आपने कि करेंसी स्वैप का इस्तेमाल करते हैं। यूएस डॉलर को साइड करो, रशिया के साथ ट्रेड में हम डॉलर नहीं, हम रूबल का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के साथ करेंसी स्वैप का इस्तेमाल करेंगे, यूएई के साथ करेंसी स्वैप, सऊदी के साथ करेंसी स्वैप, जापान के साथ करेंसी स्वैप, लेकिन ये नहीं कि डॉलर का यूज ही नहीं करेंगे, डी डॉलराइजेशन करेंगे। ये इंडिया नहीं कह रहा, क्योंकि इंडिया को पता है हम खुद आइसोलेट हो जाएंगे। अच्छा, इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर एससी गर्ग
उनके साथ मैंने एक इंटरेक्शन किया था, उसकी वीडियो स्टडी आई की यूट्यूब चैनल पर भी है। तो वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, वो इंडिया से वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंटेड थे। तो उनसे भी मेरा इस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने भी क्या कहा कि देखो हकीकत ये है, डॉलर प्लस ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि उन्होंने खुद वर्ल्ड बैंक में काम किया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इनका ह्यूज सिग्निफिकेंस है अभी भी दुनिया में। अगर हम इनको कहेंगे कि नहीं इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो दैट इज नॉट रियलिटी। अगर ये वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं रशिया के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ, और हम कहीं इस वजह से हम भी कट ऑफ कर लें, कट ऑफ हम कर ही नहीं सकते, हमें जरूरत है, हमारे फ्यूचर को इसकी जरूरत है, अभी हकीकत ये है। और दूसरा यहां पर इकरा, इसका कहना है कि मतलब अगर मैं यूएस डॉलर की बात करूं, यूएस मार्केट की बात करूं, उससे जो हमें फायदा हो रहा है, इसको अगर कंपेयर करें चीप जो हमें ऑयल मिल रहा है रशिया से, तो कंपैरिजन में हमें नंबर्स बता रहे हैं कि यूएस मार्केट से, डॉलर से हमें ज्यादा फायदा होता है। और इसी वजह से आरबीआई कहता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की प्रैक्टिकलिटी को समझो, उसमें डॉलर अभी भी आपकी जरूरत है, तो डी रिस्क पर फोकस करो, ब्रिक्स में अल्टरनेटिव पर बात करो, हम कैसे आपस में ट्रेड करें, लेकिन हम यूएस के खिलाफ, डॉलर के खिलाफ हैं, ऐसा हम ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं बोलते। अब समझ में आया होगा आपको कि मीडिया जो नैरेटिव आपके सामने पेश करती है और जो हकीकत है वो ऐसा क्यों है, और क्योंकि हमें तो वो रखना चाहिए ना जो ऑफिशियली इंडिया अपने स्टांस में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझा रहा हूं। रशिया और चाइना की, अब देखो जो पॉलिटिकल एंगल देखो, रशिया और चाइना की रिलेशनशिप नो लिमिट है, नो लिमिट रिलेशनशिप। अब यूएस से इंडिया से कह रहा है इंडिया इस रिश्ते को देखो और अब तो बता दो कि तुम्हारी क्या लिमिट है, मतलब रशिया के साथ तुम्हारी कुछ लिमिट है कि नहीं, या तुम अपनी भी नो लिमिट सोच रहे हो, क्योंकि अब तुम रशिया के साथ अपनी नो लिमिट सोच रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस है। जैसे गालवान जब क्लैशेस हुए तो क्या रशिया ने उस पॉइंट पर कुछ कहा? नहीं कहा, रशिया वॉज म्यूट। और रशिया की साइलेंस शो करती है कि देखो भाई चाइना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो चाइना को हम नाराज नहीं कर सकते, और ये कहीं हमारी स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी ना बन जाए, क्योंकि देखना होगा कि रशिया और चाइना के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें रशिया इज अ जूनियर पार्टनर। तो सोचो अगर चाइना हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, चाइना हमारी टेरिटरीज को कब्जाता जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरियाज में गांव बसा रहा है, तो हमें ये सोचकर चलना पड़ेगा ना भाई कि भाई इसके खिलाफ क्या हम रशिया को खड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना रशिया में, रशिया इज अ जूनियर पार्टनर नाउ। ये 1970s का चाइना नहीं है, ये 2025 का चाइना है। अगर इसको काउंटर करना है तो मैं काउंटर वेट में कोई और देश है ही नहीं दुनिया में। प्रैक्टिकलिटी है कि यूएसए ही वो देश है जो चाइना को काउंटर वेट कर सकता है और काउंटर करेगा, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खतरा यूएसए के लिए है, क्योंकि उसकी हेजेमनी को रिप्लेस करने में लगा हुआ है। तो किसको बुलाओगे? यूएसए को बुलाना पड़ेगा, रशिया का मत सोचिएगा। और सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि फ्यूचर में जिस तरीके से चाइना और रशिया एक साथ होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आए और रशिया कहे कि देखो अब हम न्यूट्रल भी नहीं रह सकते, अभी तक तो चाइना कुछ गलत करता था, आप हमसे सपोर्ट की बात सोचते थे, तो हम कहते थे देखो हम नहीं बोलेंगे, आप दोनों के बीच में। और चाइना और इंडिया में गैप है, इकोनॉमी गैप, मिलिट्री गैप बहुत बड़ा चाइना ने बना दिया है, तो इस हकीकत को समझना पड़ेगा। और ऐसे में अगर रशिया फ्यूचर में न्यूट्रलिटी से भी दूर हो गया, क्लियर कट चाइना के साथ हो गया, तो क्या होगा? एग्जाम्पल, अगर अभी आप सर्च करेंगे और पाएंगे कि रशिया पाकिस्तान को भी वेपन्स दे रहा था, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जो वेपन्स हम पाकिस्तान को दे रहे हैं ना, ये केवल जो आतंकवादी संगठन है वहां पर उनके खिलाफ एक्शन के लिए दे रहे हैं। वैसे तो आप हमारे सबसे क्लोज पार्टनर है ना, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कोई ऐसा वेपन नहीं देंगे जो इंडिया के खिलाफ हो जाए। तो आप इस फैक्ट को देखोगे जब डिफेंस डील को रशिया और पाकिस्तान की, आप कहोगे कि यार तुम बना किसको रहे हो? मतलब भाई वेपन पे ये थोड़ा ना लिखा है कि ये आतंकवादियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, जैसे इंडिया की तरफ को आएगा तो वेपन बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रशिया ने इसमें टेक्नोलॉजी लगा रखी है, ये इंडिया की तरफ यूज करोगे चलेगा नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये बात तो है। अब रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? रशिया कह रहा है कि देखो हमारी यूएसए के साथ दुश्मनी है, लेकिन देखो इंडिया, आप उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हो और उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करते हो, उससे वेपन भी खरीदते हो, हमसे भी खरीदते हो, हमारे लार्जेस्ट कस्टमर हो आप, लेकिन आप ग्रेजुअली जो परसेंटेज ऑफ वेपन्स है आप अब ज्यादा, मतलब यूएसए का आपने इंक्रीज किया है परसेंटेज, और टोटल वेपन की खरीद में रशिया का आपने डिक्रीज किया है।
तो भाई हमें भी तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हमें तो नए कस्टमर खोजने पड़ेंगे। ये रशिया का लॉजिक है भाई, अब यही जियोपॉलिटिक्स में होता है, सब अपना लॉजिक देखते हैं। तो इंडिया को कोई ना कोई क्लियर अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। जैसे कि क्वाड एक अपॉर्चुनिटी थी, I2U2 अपॉर्चुनिटी, क्यों? क्योंकि चाइना एक्सपेंडिंग इनटू इंडियन ओशन, थ्रेट टू अस, हमारे ट्रेड रूट्स को थ्रेट है। जैसे साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन, चाइना कहता है ये सारा एरिया मेरा है, हमारा क्या होगा भाई फ्यूचर में? I2U2 चाइना ईरान और सऊदी को कहता आइए बैठिए बीजिंग में, साथ में आपकी दोस्ती कराते हैं। अब भाई अगर बीजिंग में इनकी दोस्ती कराने लग गया और इस एरिया में भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने लग गया, तो मिडिल ईस्ट में हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। मिडिल ईस्ट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, फ्यूचर मार्केट भी है हमारी। तो ऐसे में I2U2 बनाया गया, यानी कि इंडिया इजराइल, USA UAE, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन इनको हम जितना अच्छे से यूज कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना, वैसा हुआ नहीं। इस वजह से USA भी खफा है। तो इंडिया को ग्लोबल स्टेटस दिला सकता है USA, क्योंकि USA की वो जरूरत है, एहसान नहीं है, जरूरत है। और कोई नहीं है जो चाइना को काउंटर करने के लिए काम आए, तो इस वजह से USA की जरूरत है। इसी वजह से USA देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इंडिया को पुश करता रहता है। अरे इंडिया, उनके एम्बेसडर देखिए क्या कह रही है कि हम तो रिसेंटली रिअफर्म करते हैं कि हम तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर चाहते हैं जी इंडिया को। लेकिन वो अलग बात है, आपके चाहने से क्या हो रहा है, वहां पर परमानेंट मेंबर में चाइना बैठा है, चाइना तो नहीं चाहता ना, और जब तक वो वीटो लगाएगा तो बन ही नहीं पाएंगे। कहीं इसमें USA की वो वाली चाल तो नहीं है कि भाई अगर आप वहां बैठना चाहते हो, हम तो चाहते हैं आप वहां बैठ जाओ, लेकिन क्या है कि आपके लिए चेयर जो है, जो दूसरी पार्टी जब तक एग्री नहीं होगी वो लगेगी नहीं चेयर, तो दूसरी पार्टी एग्री होगी नहीं, तो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ है नहीं। तो हाँ बोल भी दें तो अच्छी बात है, आप हमें अच्छा ही सोचोगे, पता तो हमें भी है कि हम भी नहीं चाहते तुम वहां बैठो। लेकिन जब दूसरा बुरा बन रहा है तो हम क्यों बुरे बने? तो चाइना बुरा बन रहा है इंडिया के खिलाफ पूरी तरह की, परमानेंट सीट हम नहीं अलाउ करेंगे। तो USA कह रहा है चलो हम क्यों बुरे बने, हम अपना फायदा उठा लें। लेकिन पॉइंट ये है कि सपोर्ट तो करता है, चलो UNSC परमानेंट सीट में वो कह रहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ अरेंजमेंट्स जो हैं, ग्रुप्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें हमें स्टेटस दिलाने में USA ने हेल्प की है, चाहे MTCR हो, वासेनार एग्रीमेंट हो, और आगे NSG के लिए सपोर्ट हो, राइट। रशिया का स्टेटस मोर ओवर आइसोलेटेड हो गया जियोपॉलिटिक्स में, कारण यूक्रेन वॉर के बाद आइसोलेशन, और कहा जा रहा है कि रशिया बिलोंग कर रहा है एक एंटी वेस्ट को, एक रिविजनिस्ट पावर है, वो USSR दोबारा बनाना चाहता है, वो भी एक्सपेंड करना चाहता है, चाइना भी एक्सपेंड करना चाहता है, और ये मिलकर 4 जो देश हैं, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इसको वेस्टर्न नेशंस कह रहे हैं, ये हैं राउडी नेशंस। राउडी समझते हो? इसका मतलब होता है जो इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानते। इनका मानना है हम चलेंगे अपनी मर्जी से, हम रिवाइज करेंगे इंटरनेशनल ऑर्डर को। लेकिन USA इंडिया को कह रहा है कि इंडिया, इनके साथ खड़े होने में रिस्क तो है। क्यों? क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको चाहिए फायदे के लिए, उनके लिए आप US और वेस्टर्न नेशंस के साथ रहें तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज्यादा इन्फ्लुएंस बना पाएंगे। लेकिन अगर क्लियर कट इनकी तरह हो गए, ये सब वो हैं जो USA के दुश्मन है, वेस्टर्न ब्लॉक के दुश्मन है, फिर क्या होगा? ये इंडिया के सामने है। प्लस इंडिया को एक्सेस मिलता है ना क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, जैसे मैंने MTCR के बारे में बात करी, वासेनार एग्रीमेंट के बारे में बात करी। वो कह रहे हैं इंडिया तुम खुद सोचो, तुम्हें डिफेंस एक्सपोर्ट करना है, डिफेंस एक्सपोर्ट कहां करोगे? क्या ईरान, रशिया में करोगे? रशिया खुद डिफेंस मार्केट है। चाइना में करोगे? चाइना खुद डिफेंस मार्केट बनता जा रहा है। कहां करोगे? नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया वेपन खरीदेगा आपके। ईरान में करोगे? कितना ही बेच लोगे। तो तुम्हें चाहिए ग्लोबल मार्केट। तो अगर इंडिया, तुम्हें ग्लोबल मार्केट चाहिए डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको किसका सपोर्ट चाहिए? क्योंकि आपको डिफेंस जो नए इक्विपमेंट बनाने हैं, उसमें नेविगेशन के इक्विपमेंट्स का भी सपोर्ट चाहिएगा, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिएगा, सेमीकंडक्टर्स, न्यू एज सेमीकंडक्टर्स का सपोर्ट चाहिएगा। वो इनमें से कोई नहीं दे पाएगा। प्लस इनके अलावा भी दुनिया सोचो ना भाई, यूनाइटेड नेशन में 193 नेशंस हैं, अफ्रीका एक बड़ी मार्केट है, साउथ ईस्ट एशिया बड़ी मार्केट है। लेकिन ये मार्केट्स किसको फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स के रूल्स को। जैसे कि जब तक वो आपको अलाउ नहीं करेंगे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपसे फिलीपींस भी ब्रह्मोस के नए ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो USA ने कहा कि हम आपको इसका प्लेस दिलाएंगे, और USA ने सपोर्ट किया भी, क्योंकि USA की भी अपनी फायदा था, हमारा भी फायदा था। MTCR, जैसे MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इससे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, प्लस हमें भी तो मिल पाएंगे। एग्जाम्पल MQ-9B सुना आपने, सर्वेलेंस ड्रोन। USA से हमने डील करी 31 ड्रोन्स की $4 बिलियन में। फायदा क्या होगा? हम लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कर पाएंगे अपने बॉर्डर्स पर, जैसे गालवान जो हुआ, ऐसे इश्यूज को हम अवॉइड कर पाएंगे बाय मोर सर्वेलेंस कैपेसिटी।
300 किलोमीटर तक की सर्वेलेंस कैपेसिटी, ऐसे हम नॉर्थ ईस्ट में कर पाएंगे। तो ये डील हमारी यूएसए का इसमें सपोर्ट और फिर यूएसए का इसके बाद बाद में डील, तो इससे हमें एडवांटेज तो मिलता है, ठीक है। प्लस हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए भी हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और ले भी पाएंगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को जिनको डुअल यूज टेक्नोलॉजीज कैटेगराइज किया जाता है कि भाई उनका सिविलियन भी इस्तेमाल है और डिफेंस में भी इस्तेमाल है। डिफेंस पर खास फोकस करें तो ये तो M31 MQ-9B जो अभी आपको बताया ड्रोन्स, ये देखिए मेड इन इंडिया जेट इंजन स्टेप क्लोजर एज HAL एंड जी जनरल इलेक्ट्रिक, तो उनके बीच में जो डील है वो फाइनल फेज में है, ये अगले 3 महीने में फाइनलाइज हो जाएगी, जिससे तेजस MK2 के जो इंजन्स हैं वो इंजन्स हम साथ मिलकर बना पाएंगे। और देखो ये अभी टेंशन चल रही है, लेकिन तब भी ये डील पर नेगोशिएशंस चल रही हैं। ये देखिए 24 अगस्त 2025 अभी का अपडेट है, राइट। इसके अलावा फ्रेंच फर्म वो सैफरन के साथ तो हम अलग कर रहे हैं, AMCA के इंजन पर वो अलग है, तो यानी कि 2 हमारे सेपरेट इनिशिएटिव चल रहे हैं जेट इंजन में को डेवलपमेंट में। और इस डील की एक और खास बात है जो यूएस की इस कंपनी के साथ हो रही है कि इस डील में 80% से ज़्यादा, देखिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और यही इंडिया को चाहिए, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो यार ये तो एडवांटेज है ना इंडिया के फ्यूचर के लिए। यूएस थिंक टैंक्स का इसी वजह से कहना है कि देखो डिफेंस के एंगल में देखें तो ज़्यादा रिलायबल आपके फ्यूचर के लिए यूएस से रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे रिसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में आप देखिए 11,000 के आसपास टैंक्स और 23,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो रशिया के तबाह हो चुके हैं। जेवलिन, हिमार्स और ATCMS ऐसे मिसाइल से S-400 पर भी अटैक हुआ है और इस मिसाइल से कुछ कंपोनेंट पे नुकसान हुआ है। और S-400 आप सबको पता है हमारे लिए कितना क्रूशियल है, हमारे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पार्ट है, एयर डिफेंस का पार्ट है। तो इनका कहना है कि देखो हमारी मिसाइल्स ने S-400 को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि देखो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल को कितना प्रोटेक्ट कर पाया वो भी हम जानते हैं, है ना। क्योंकि अभी जो अटैक्स हुए थे, चाहे हमास की तरफ से हुए हों, चाहे ईरान की तरफ से हुए हों, या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से या हूथीस की तरफ से, तो एक बात पक्की है कि कुछ चीज़ जो है आप आर्गुमेंट में ऐसा बना रहे हो, क्योंकि ये वाला पार्ट ये यूएस थिंक टैंक ने अपना ऑब्जेक्टिव जो एनालिसिस दिया है उसका है। तो हम ये कहेंगे कि देखो आप पहले भी हमसे कह रहे थे कि S-400 मत खरीदो, थार्ड खरीद लो, लेकिन S-400 ने अपना काम किया। और आप ये मत कहिए कि यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रशिया एक्चुअली नुकसान पहुंचाए, क्योंकि किसी भी देश की अगर लड़ाई होती है तो उस देश में जो वेपन्स का एक्सचेंज होता है तो जाहिर सी बात है नुकसान तो आम बात होती है। अब ऐसे तो यूएस के वेपन्स लेकर यूएसए अफगानिस्तान में बैठा था, लेकिन किसने मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए? तालिबान ने कर दिया। तालिबान के पास तो वो सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग भी नहीं थी जो नेटो के पास है कि नहीं। खैर, लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम रशिया के वेपन्स का, तो ठीक है एक ब्रॉड पार्ट हमारा यहाँ से आता है, लेकिन हमें फ्यूचर के डिफेंस नीड को ध्यान में रखते हुए यूएसए के साथ भी रिलेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। यूएसए के साथ हमारे ऑलरेडी लेमोआ, कोमकासा, बेका जैसे एग्रीमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमें जो सीक्रेट कम्युनिकेशन या सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, जिससे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि केवल नेटो अलाइज को मिलती है वो इंडिया यूएस के रिलेशन में है, यानी कि ये स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को दिखाता है। तो अभी के जो अप एंड डाउन है वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते हैं। जैसे कि आईसेट है, इसके थ्रू हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, ऐसे ही आपका इंडसएक्स जिससे डिफेंस स्टार्टअप्स में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से भी यूएसए जरूरी है। निसार जिसके थ्रू हम अर्थ मैपिंग करके डिजास्टर मैनेजमेंट पर बेटर व्यू रखना चाहते हैं। तो यानी कि सिविलियन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो चीज़ें, ये बात फैक्ट है, जो चीज़ें हमें रशिया से मिल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें यूएसए से मिल रही है। तो यूएसए के साथ रिश्ता इन एंगल से देखें तो फायदेमंद साबित हो रहा है। अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है जरा उसको एड्रेस करते हैं। अगर यूएसए के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली जाएगी, एक आर्ग्यूमेंट उठता है। इसका काउंटर ये है कि देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? वी शुड हैव मोर चॉइसेस, वी शुड हैव चॉइस ऑफ एक्शन, कि हम कुछ एक्शन करें जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं, ना कि चॉइस ऑफ इनएक्शन। हमें मैक्सिमाइज करने होंगे अपने ऑप्शंस। कुछ चीज़ों में हमें यूएसए के साथ क्लियर अल्टरनेटिव देकर खड़ा भी होना होगा और कुछ चीज़ों में हमें अपना एक बैलेंस भी रखना होगा। लेकिन क्लियर खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि 1971 में सोवियत इंडियन फ्रेंडशिप में जो सोवियत से हमें सपोर्ट मिला था, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। यूएसए बीजिंग को काउंटर करने के लिए जो हमें सपोर्ट देगा वो रशिया से नहीं मिल सकता। तो ये बात केवल जीरो सम गेम की नहीं है, हमें देखना होगा कि अल्टीमेटली इंडिया के इकोनॉमी, इंडिया के जियोपॉलिटिकल डायमेंशन, इंडिया के टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर
स्टार्टअप्स एटसेट्रा, इन सब के हिसाब से अगर यूएसए से हमें फायदा है तो यूएसए कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, है कि नहीं? तो आई थिंक अभी आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेस्टिनी के लिए ऐसे डिस्कशंस और इन्हीं बातों पर इंडिया का काम जरूरी है। अगर सब कुछ है आपको क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपका जो ओपिनियन है डू शेयर इन कमेंट्स। मेरे साथ आप यहां पर कनेक्ट हो जाइए, शशांक त्यागी फॉर यू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और ये नंबर है जिस पर आप डायल करके अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट में। क्वेश्चन देखिए, यूएसए रिमेन्स इंडियाज चॉइस इन मोर डाइवर्स वेज देन रशिया, क्रिटिकली एग्जामिन। अच्छा क्वेश्चन है, पीएसआर में भी आ सकता है, पेपर 2 सेक्शन बी में, और जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।